नमस्कार, मैं हूं मुकेश पचौरी। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने और मेरे साथ हैं वैज्ञानिक पत्रकार अमिताभ पांडे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अलग विषय पर, जिस पर अक्सर बातें नहीं होती, लेकिन जब बातें होती हैं तो अखबारों की सुर्खियां, टीवी चैनल्स की हेडलाइंस, सुर्खियां इसी से भरी होती हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रॉयड्स पर। कई बार उल्का पिंड कहा जाता है, इसे क्षुद्र पिंड कहा जाता है। ये है क्या? और कहते हैं कभी भी कोई आके हमसे टकरा गया, जैसे एक पक्षी विमान को उड़ा सकता है, वैसे ही धरती के लिए विनाशक हो सकते हैं ये एस्ट्रॉयड्स। बताएं हमें ये क्या है और इनसे पार कैसे पड़ सकती है? वैज्ञानिकों के वश में है क्या, या भगवान भरोसे? दरअसल ये हमारे सौरमंडल के सबसे वो कह सकते हैं कि छोटे बाशिंदे हैं, और इनको जब खोजा गया तो इनका नाम रखा गया एस्टेरॉयड। कि एस्टेरॉयड मतलब स्टार लाइक, क्योंकि जब इनको हम देखते हैं तो दूरबीन से भी ये बिल्कुल तारे जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन तारे चलते हुए तारे, जैसे कि ग्रह चलते हुए हमको दिखाई देते हैं, तो ग्रहों की तरह से ये चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दूरबीन से देखने पर ग्रहों की जैसी डिस्क दिखती है वो नहीं दिखती, तो इसलिए इनका नाम रख दिया गया एस्टेरॉयड। दरअसल ये सही नाम नहीं है, क्योंकि तारे जैसे दिखते हैं लेकिन तारे नहीं हैं। और ये है क्या? हाँ, ये दरअसल चट्टान, मेटल और बर्फ़, इन सब से बने हुए ऐसे अरबों खरबों पिंड हैं जो सौरमंडल में घूम रहे हैं। इनका जो मेन एरिया है वो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में, जिसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। ये घर से भटके हुए बच्चे हैं क्या? ये सौरमंडल के बचे खुचे मतलब जो टुकड़े हैं, जिन चीज़ों से ग्रह मिलके बने थे, वो कुछ सब बीच का इलाका ऐसा है कि वहाँ पे जुपिटर की बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी ने यहाँ पे ग्रह बनने नहीं दिया। तो उसके जब भी कोई पिंड यहाँ पे जुड़ के बनने की कोशिश करता था, वो जुपिटर की ग्रेविटी उसको फिर से तोड़ देती थी। और ये अपना इनका आकार आपका मिनिमम से मिनिमम आप एस्टेरॉयड बोलेंगे कि 1 मीटर ले लो। 1 मीटर छोटा कोई टुकड़ा होगा तो उसके लिए एक अलग टर्म है एस्ट्रोनॉमी में, मेटेरॉयड। और ये एस्टेरॉयड जिससे बड़े हैं, और उनका आकार आपका 1 मीटर तक के हैं जो एस्ट्रॉयड्स हैं? 1 मीटर से ऊपर वाले, 1 मीटर से ऊपर वाले एस्ट्रॉयड जो 1000 किलोमीटर तक का इनका डायमीटर हो सकता है। 1 मीटर से 1000 किलोमीटर तक इनका डायमीटर हो सकता है। हालांकि इनका डायमीटर कहना भी गलत है, क्योंकि जो सबसे बड़ा है, जिसको अब सेरेस, जिसको अब ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया बौने ग्रह की में, वो लगभग स्फेरिकल शेप का है। उसके अलावा जितने भी उससे छोटे आपको बॉडीज हैं वो इरेगुलर शेप की हैं, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ जैसी, और लेकिन वो भी चंद्रमा की तरह केटरों से फटी पड़ी हैं। कुछ मेटलिक हैं, जैसे कई सारी ऐसे छोटे टुकड़े आके ज़मीन पर अब गिरते भी हैं, तब उनको हम मेटेराइट कहते हैं। ज़मीन पर पड़े हुए मिलते हैं छोटे वाले टुकड़े, 1 मीटर से छोटे वाले टुकड़े जलने से बच जाते हैं जो, तो वो उसमें मेटल्स मिलती है, निकल, आयरन और हैवी मेटल्स भी उसके अंदर मिलती हैं, कोबाल्ट और इरिडियम जैसी बहुत ही जो रेयर अर्थ मेटल है। कुछ में आपका जो चट्टानों के बने हुए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं इसमें कार्बनिक कंपाउंड भी होते हैं, उनको कार्बोनेस कंड्राइट एस्टेरॉयड बोलते हैं। मेजॉरिटी उन्हीं की है। तो दरअसल जब सौरमंडल बन रहा था, धूल धक्कड़ और गैस से सौरमंडल बना है, तो पहले से छोटे छोटे पिंड बने और उनसे जुड़ के बाद में बड़ी बॉडीज बनी जो प्लैनेट बन गई। तो ये बचा खुचा है इसमें बर्फ़ भी मिलती है, जैसे कि अभी कैसे एक अभी एस्टेरॉयड है जिस पे बर्फ़ के निशान मिले हैं, जो सेरेस की अभी स्टडी की गई, जो प्लैनेट एस्टेरॉयड तो नहीं है लेकिन अभी लग उसी के आसपास की चीज़ है, उसमें बर्फ़ भी मिली है। मतलब पानी होगा। हाँ, और ऐसे नेपच्यून के पार जैसी बॉडीज़ हैं, मोस्टली आइसी हैं, उनका नाम दे दिया काइपर बेल्ट। तो उनको हम एस्टेरॉयड नहीं बोलते, उनको आइसी बॉडीज़ बोलते हैं। खैर, तो जो एस्टेरॉयड हैं ये मतलब इतनी सारी वहाँ पर हैं कि मतलब लेकिन इनकी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अभी फिल्मों में आपने देखा होगा कि साइंस फिक्शन फिल्मों में कोई स्पेसशिप चला जा रहा है एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में से, और इधर से आके एक एस्टेरॉयड टकराई, उधर से टकराई, और हमारा हीरो उसके बीच में से नेविगेट करता हुआ निकल जा रहा है। लेकिन दरअसल एस्टेरॉयड बेल्ट का इस तरह का नज़ारा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक एस्टेरॉयड और दूसरे एस्टेरॉयड के बीच एवरेज डिस्टेंस उतनी जितनी अर्थ और मार्स के बीच में है। ये एस्टेरॉयड इतनी छोटी होने के बावजूद भी, अगर इमेजिन करिए कभी धरती से कोई आके टकराए तो क्या धरती का, उनका एवरेज स्पीड इनका होता है करीब, मान के चलिए कि 40 किलोमीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड है। मैक्सिमम 80 किलोमीटर हो सकती है, 80 किलोमीटर पर सेकंड तक की हो सकती है। उससे ज़्यादा स्पीड होगी तो सौरमंडल छोड़ के भाग जाएगी, वो एस्केप वेलोसिटी अच्छी हो जाएगी, एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर होगी। तो ऐसी एस्टेरॉयड कभी इमेजिन करिए कि धरती से आके टकरा जाएँ, तो ये पहले सोचा जाता था, लेकिन अब ऐसे प्रमाण मिले कि धरती पर ऐसी बहुत सारी टक्करें हुई हैं। इसको समझने के लिए हमें चांद की ओर देखना पड़ेगा। तो चांद देखेंगे, पूरा चंद्रमा जो है छोटे मोटे बड़े साइज के क्रेटरों से, मतलब मीटर के साइज से लेके सैकड़ों किलोमीटर के क्रेटरों से पटा पड़ा है।
तो धरती में से क्या खास बात है, धरती जो बच गई, दरअसल धरती बची नहीं। धरती के ऊपर भी लगातार जितनी चांद पर टक्कर हुई उससे ज़्यादा ही टक्कर हुई होंगी, क्योंकि धरती का सरफेस एरिया भी बड़ा है, नेचुरल इस पर ज़्यादा टक्कर होने के चांस हैं। तो धरती पे जो ऐसी एस्ट्रॉयड टकराती हैं, लेकिन उनके जो क्रेटर बनते हैं एक लंबे जियोलॉजिकल प्रोसेस में वो नष्ट भी हो जाते हैं। छोटे मोटे क्रेटर मीटर और 10 मीटर के साइज़ के क्रेटर तो जो वेदरिंग से गायब हो जाएंगे, ढक जाएंगे, दब जाएंगे। और जो बड़े क्रेटर हैं, सबसे बड़ा क्रेटर धरती पे जो अभी तक मिला है वो करीब 200 किलोमीटर के डायमीटर का है, जो एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट से बना था। तो आज से करीब 65 मिलियन ईयर पहले एक ऐसी एक उल्का पिंड जो एस्ट्रॉयड कहते हैं, जब वो गिरने लगी तो वो उल्का पिंड बन जाएगी। तो उल्का पिंड एक स्पेसिफिक टर्म है जब कोई एस्ट्रॉयड मेटेराइट जलती हुई गिर रही है धरती पर। तो एक 40 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आप इमेजिन करिए एक हिमालय के पहाड़ जैसी कोई एस्ट्रॉयड आएगी, तो उसकी टक्कर की जो एनर्जी होगी, तो हमारे इतने भी न्यूक्लियर वेपन हैं, इन सब के टोटल जो आउटपुट है उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा उसका एनर्जी होगा, जनरेट होगा उसमें एक्सप्लोजन में। और जहाँ पे वो गिरेगी, जैसे कि उसी एस्ट्रॉयड की कल्पना करिए जो 65 मिलियन ईयर पहले गिरी थी, तो उसका जो डेप्थ था, इनिशियल क्रेटर का डेप्थ वो करीब आपका 200 किलोमीटर तक कह रहा था। डायमीटर इनिशियली 30-40 किलोमीटर का रहा होगा, लेकिन बाद में जब उसकी वॉल कोलैप्स की तो 200 किलोमीटर के डायमीटर क्रेटर बना। वो एस्ट्रॉयड अपने आप में वेपोराइज हो गई, इतना इम्पैक्ट की इतनी एनर्जी थी। और फिर जो ज़मीन के नीचे से जो पिघले हुए लावे का जो फव्वारा उठा वो अंतरिक्ष तक चला गया, और फिर जलती रॉक और जो उसके पिछले पूरी धरती पर मतलब आग की बारिश होने लगी। ये कोई कविता लग रही है। और वो हाँ, कविता मतलब बहुत ही भयानक कविता है। मतलब ये जिस अंदाज में बयान किया गया है, लगता है कि किसी वैज्ञानिक से जा किसी काल्पनिक और कवि की बात। इसके एविडेंस भी मिले, तो विज्ञान एविडेंस पे मतलब कविता, यहाँ से अपनी कविता एविडेंस पे रचता और है। अंतरिक्ष तक पहुंच गया। उसका इतना इम्पैक्ट की एनर्जी इतनी थी, और फिर जलता हुआ लावा पूरी धरती पे बरसने लगा। 200 किलोमीटर का दायरा उसका, क्रेटर का। हाँ। और ये पिघले हुए लावे की जो फवार उठी वो आप मान के चलिए 200-300 किलोमीटर तक स्पेस में चली गई। इसके क्या प्रमाण है? इसके प्रमाण ये कि सारी धरती पर एक पर्टिकुलर लेयर एक मिलती है जियोलॉजिकल स्ट्रेटा, उसमें एक मेटल मिलती है इरिडियम, और इरिडियम धरती की सरफेस पे नहीं पाई जाती है, वो अंदर डेप्थ में होती है। तो वो एस्ट्रॉयड वो इस इरिडियम को लेके आया। दूसरे प्रमाण इसके ये हैं कि जो क्रेटर का जो आपका जो जहाँ पे क्रेटर बना वहाँ की रॉक के अंदर शॉक के एविडेंस हैं, इसमें इतना ज़बरदस्त शॉक इनको मिला होगा। तीसरा एविडेंस ये है कि जो पिघली हुई चट्टान है जो वापस बरसती है धरती पर, उसकी बूंदें वो एक तरह का ग्लास बन गई, जिसको टेक्टाइल बीट्स बोलते हैं। तो ये सब मिला के उसके एविडेंस हैं। सुनामी के एविडेंस मिले हैं, कि जहाँ पे गिरा था वहाँ समंदर था, तो उसके सुनामी के उसी पीरियड के सुनामी के एविडेंस मिले। पूरा मतलब कि आप कल्पना करिए कि 200 किलोमीटर क्रेटर का डायमीटर है, लेकिन वहाँ क्रेटर से जहाँ सेंटर से लेके 3-4 हज़ार किलोमीटर का इलाका वो पूरा सुनामी के उसके डैमेज के एविडेंस मिले जियोलॉजिकल स्टाटा में। मतलब ये समुंदर में गिरा है? वहाँ पे समुंदर था, लेकिन उसके लिए समुंदर ऐसा ही है कि जैसे कि आप तश्तरी में पड़ा हुआ छोटा सा बचा हुआ थोड़ा सा पानी और उसमें बड़ा सा आलू गिरा दें, तो उसके लिए पानी मतलब पानी की कितनी डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ कितनी है, 10-20 किलोमीटर, उसके लिए कुछ भी नहीं है, पानी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एटमॉस्फेयर उसके लिए नॉन एग्जिस्टेंट है उतने बड़े इम्पैक्ट के लिए। और उससे जो तबाही हुई, जितनी धूल धुआं धक्कड़ अंतरिक्ष में उछला, उससे लगता है कि 1-2 साल के लिए धरती पर रात हो गई थी। तो सारे आपके जो प्लांट सारे नष्ट हो गए, जो डायनासोर थे, वो डायनासोर्स ही क्या 50% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई इस इम्पैक्ट के चलते। लेकिन 50% बची हुई में इसमें कुछ सब बचे हुए थे, रेप्टाइल मैमल्स जो बचे हुए थे, उन्होंने धरती को फिर से आबाद किया, बसाया। मैमल्स का एवोल्यूशन दरअसल उसी के बाद शुरू होता है, डाइवर्सिफिकेशन एवोल्यूशन उसी के बाद शुरू होता है। उस ज़माने मैमल्स थे, चूहों जैसे छोटे छोटे प्राणी थे। तो ये इस तरह के एस्ट्रॉयड, अभी भी बहुत सारी एस्ट्रॉयड हैं जो कभी भी धरती पे आके टकरा सकती हैं। तो ये लगातार उनके ऊपर सर्च की जा रही है, ढूंढी जा रही है ऐसे एस्ट्रॉयड जो कभी फ्यूचर में धरती पे टकरा सकती है क्या। अभी तक कोई ऐसी कंफर्म एस्ट्रॉयड नहीं मिली है कि जो नोन पीरियड में आके धरती से आके टकरा, लेकिन टकराना जरूर है। क्या हमारे पास इतने साधन हैं कि हम उसको शिफ्ट कर सकें, उसके दिशा को बदल सकें? निश्चित तौर पे अगर हम उसके पहले तो दो फैक्टर डिपेंड करता है। पहला तो कि सफिशिएंटली एडवांस में उसको डिटेक्ट किया गया या नहीं किया गया, क्योंकि जब बिल्कुल ही हमारी नाक के पास घुसा आ जाएगा तब उसको डिफ्लेक्ट करना नामुमकिन है। जब नाक के पास आ गया, वही अगर 2 फीट दूर है तो उसको आप इजीली उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, थोड़े से पुश से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कुछ लोग हैं जो आसमान पे तकते रहते हैं, ऐसे एस्ट्रॉयड की सर्च हो रही है। बल्कि इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली कई सारे स्कूल के बच्चे भी इस प्रोजेक्ट में, ऐसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हैं जिसमें उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और काफ़ी सारे एस्ट्रॉयड की खास बात है कि एस्ट्रॉयड अगर आप ढूंढते हैं तो उसका आप किसी के पीछे नाम आपकी चॉइस होता है, उसके किसके नाम पे उसका नाम रखें, अपने अलावा किसी और के नाम पे उसका आप नाम रख सकते हैं।
ये तो एस्ट्रॉयड का मतलब आने वाला विनाश है, लेकिन फ्यूचर में एस्ट्रॉयड हमारे लिए होप भी बन सकती है, उम्मीद भी बन सकती है। कैसे? क्योंकि बहुत सारी ऐसी एस्ट्रॉयड हैं इन पे मेटल्स बहुत हैं, तो हमें धरती पे हम सारा खजाना ख़त्म कर दे रहे हैं, जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, धरती को तबाह भी कर दे रहे हैं। कल्पना करिए कोई ऐसी मेटलिक एस्ट्रॉयड हमारी धरती की तरफ आ रही है, तो बजाय उसको धक्का दे के भगाने के उसको धरती के ऑर्बिट में डाल दिया जाए और उसके ऊपर आप माइनिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उस पर कॉलोनियाँ बना सकते हैं। और मेरा मानना है कि सबसे पहली फ्यूचर कॉलोनी एस्ट्रॉयड के ऊपर ही बनेंगी। तो क्योंकि उस पर ज़्यादा आपको बड़े प्लैनेट का एनवायरनमेंट को धरती जैसा बनाना हमारे लिए लगभग नामुमकिन है। ना हमारे पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, ना भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। एस्टिमेट लगाया गया मार्स को अगर धरती जैसा बनाना है और धरती के सारे रिसोर्सेज उसमें झोंक दिए जाएँ तो कम से कम 30-40 हज़ार साल लग जाएंगे उसको धरती जैसा कुछ बना पाने में। लेकिन एक एस्ट्रॉयड के अंदर हम एक बहुत बड़ी केव बना सकते हैं और केव के अंदर पूरा एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जो फिजिबल टेक्नोलॉजी है, और उसकी सरफेस पे आप माइनिंग करिए। तो फ्यूचर भी हमारा शायद एस्ट्रॉयड पे डिपेंडेंट है कि फ्यूचर एस्ट्रॉयड को इस तरह से घर बनाए एस्ट्रॉयड्स पे। कोई फिल्म बनी है एस्ट्रॉयड्स को लेकर? एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के ऊपर 2-3 फिल्में आ चुकी हैं। आर्मेगेडॉन थी, डीप इम्पैक्ट थी, मेरे ख्याल से दो तीन फिल्में इस तरह के एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के डेंजर के ऊपर, और उसके सिनेरियो जो जिसके आप कविता की कल्पना कर रहे हैं उसको बाकायदा फिल्मों में भी उतारा जा चुका है। तो बहुत ही रोचक और बहुत ही चौंकाने वाला। आग भी है और पानी भी है, ज़िंदगी की संभावनाएं भी हैं और तबाही क्या प्रलय भी हो सकती है, सुनामी भी आ सकती है, यहाँ ज्वार बल्कि कहना चाहिए लावा उठ सकता है ऐसा जो आसमान को छू ले 10-20 किलोमीटर ऊपर। 10-20 का 100-200 किलोमीटर। माय गॉड, मतलब मुझे लगता है कि शायद ऐसी स्थिति में 50% जो स्पीसीज बच गई वो कमाल ही है उनका। पहले भी इम्पैक्ट हुआ, ये पहला इम्पैक्ट नहीं था। करीब 200 मिलियन ईयर पहले एक परमियन एक्सटेंशन हुआ था, ये इसको कहते हैं केटी एक्सटेंशन, क्रेटेशियस टर्शियरी, जो दो जियोलॉजिकल पीरियड्स के बीच को डिफाइन करता है। जो परमियन एक्सटेंशन हुआ था उसमें तो लगभग 70-90% स्पीशीज वाइप आउट हुए थे। और उसके बारे में अभी डिबेट है कि वो इम्पैक्ट के कारण हुआ था, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के कारण हुआ था, या किसी सुपर वल्कनों के इरप्शन के कारण हुआ था, उसमें अभी कंफर्म नहीं है। एक पॉसिबिलिटी है कि रशिया के उधर कहीं यहाँ पर एक कोई सुपर वल्कनिक इरप्शन हुआ है, वो भी एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट से कम खतरनाक चीज़। तो ऐसे हम तूफान जो हैं, ऐसे मतलब विनाश हम धरती के अंदर भी छुपाए बैठे हैं, और वो भी हमारा कब होंगे क्या ये पता नहीं, लेकिन होंगे ज़रूर, क्योंकि जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में इस तरह के विनाश के एविडेंस मिलते हैं। वाह, मतलब नीचे भी खतरा है, ऊपर भी खतरा है, और इन खतरों के बीच ज़िंदगी है कि पल रही है। बहुत खूबसूरती से आपने आज एस्ट्रॉयड के तमाम जो आयाम हैं वो बताए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप श्रोताओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिसने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें सुना। इसी तरह हम आते रहेंगे, हाजिर होते रहेंगे नए नए विषयों पर नई नई वार्ताओं के साथ, जिससे हम इन वार्ताओं के ज़रिए, इस ज्ञान के ज़रिए बन सके टेलीस्कोप और देख सकें दूर की बातें जो हमें कई बार पास से नज़र नहीं आती।